नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरओ परीक्षा में निबंध के लिए कई सारे कमेंट्स आप लोगों के अलग अलग वीडियोस पर आ रहे थे। उन सभी को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग आरओ में पूछे जाने वाले जो मेंस की परीक्षा में निबंध का प्रश्न पत्र पूछा जाता है उसके बारे में बात कर रहे होंगे कि उसकी हम लोग कैसे उसकी क्या एक बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है, कैसे हम लोग उसमें अपनी बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं और कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया भी है कि निबंध में लगभग हम लोगों को 120 नंबर का जो निबंध रहता है उसमें तकरीबन 80 नंबर का एक टारगेट लेके चलना है। तो वो 80 नंबर लाना इतना आसान नहीं होता है। उस 80 नंबर लाने के लिए आपको कम से कम 50 निबंध लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इस क्रम में क्या हम लोग का तरीका हो सकता है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, आज हम लोग कुछ उसी बातों पे बात कर रहे होंगे, उन्हीं बारे में। तो चलिए सबसे पहले कुछ एक सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि इसमें ऐसे का जो प्रश्न पत्र होता है मेंस की परीक्षा में, आपको पता है मेंस जो है वो 400 अंकों का होता है और 400 में 120 नंबर जो है वो ऐसे का होता है, यानी कि एक बड़ा वेटेज जो है हमें वो ऐसे का मिलता है वहां पे। इसके अलावा प्रत्येक निबंध जो है वो 600 शब्दों में लिखा जाना रहता है और ऐसे कुल 3 निबंध लिखे जाने रहते हैं। अब जब 3 निबंध हैं तो 120 अंक का मतलब कि एक जो है वो 40 नंबर का रहता है। एक निबंध आपका 40 नंबर का हुआ, 3 निबंध हो गए 120 नंबर के और एक निबंध में 600 शब्द लिखना है, यानी कि 3 घंटे में आपको 1800 शब्द लगभग कम से कम तो लिखना ही है। मतलब उतना जो है, हालांकि ये जो शब्द सीमा लिखी रहती है ये आप इससे थोड़ा सा एक्सीड भी कर सकते हैं। यूपीएससी में ऐसा नहीं कर सकते हैं, परंतु स्टेट पीसीएस, स्पेशली जब हम यूपी पीएससी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर चाहे आप अपर पीसीएस की परीक्षा दे रहे हो या फिर आप आरओ की परीक्षा दे रहे हो या फिर लोअर पीसीएस की दे रहे हो, आप सभी में ऐसा कर सकते हैं। लोअर पीसीएस जो पहले यूपी पीएससी कराती थी, अब आजकल यूपी ट्रिपल एससी करा रही है, इन सभी में ऐसा देखा जाता है कि आप निबंध की जो शब्द सीमा है उस पर आप स्ट्रिक्टली ना अड़े रहिए, बल्कि थोड़ा सा उससे बढ़ा कर ही लिखना चाहिए, वो ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है। ये सारी बातें हम लोग आगे कर रहे होंगे। तो और ये पेपर जो है वो 3 घंटे का होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि 3 खंडों में ये पेपर डिवाइड रहता है। कुल मिला के 9 ऐसे आपके सामने होते हैं अलग अलग सेक्टर से। देखिए जो पहला होता है, पहला जो एक सेक्शन रहता है उसमें देखिए 3 प्रकार के ऐसे आते हैं। एक तो साहित्य और संस्कृति पे आता है, दूसरा सामाजिक क्षेत्र पे, तीसरा राजनीतिक क्षेत्र पे। इन तीनों सेक्टर्स में से आपको किसी एक पर ही लिखना है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपको अगर ये तीनों आते हैं तो बस इन्हीं तीनों को लिख दीजिए और ये आपका 3 ऐसे मान लिया जाएगा। ये नहीं करना है, आपको हर सेक्टर में से एक एक ऐसे चुनना है और उसको जो है, अब जैसे दूसरे वाले में आता है विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं व्यापार। अब जैसे मान लीजिए साहित्य और संस्कृति है तो उसमें किस प्रकार के ऐसे आते हैं, जैसे कि आ गया आपका साहित्य और समाज में क्या अंतर संबंध है, या फिर साहित्य और संस्कृति ये एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, साहित्य कैसे समाज का निर्माण करता है, ये आ जाता है। सामाजिक क्षेत्र में जैसे नारी सशक्तिकरण आ गया, राजनीतिक क्षेत्र में जैसे लोकतंत्र में सुधार आ गया, न्यायिक सक्रियता आ गया, तो ये सारे जो है आते रहते हैं। उसके बाद देखें कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण प्रौद्योगिकी में कैसा आता है, तो इसमें जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग से आ गया, मंगलयान से आ गया, इस प्रकार के ऐसे आते हैं। आर्थिक क्षेत्र में कैसा आता है, तो आर्थिक क्षेत्र में आपका देखिए आर्थिक क्षेत्र में आपका जैसे आ गया कि अर्थव्यवस्था में जो है वो कृषि, आर्थिक क्षेत्र में जैसे आपका आ गया कि सेज हो गया, आपका सेज जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो कैसे हेल्पफुल है। या फिर जैसे आपका आ गया कि उदारीकरण और वैश्वीकरण, इनकी नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा भारत के ऊपर, ये सारे ऐसे जो भी आते हैं वो आर्थिक क्षेत्र में आते हैं। कृषि एवं व्यापार के क्षेत्र में आपका आ जाता है कि जैसे कृषि की भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है, या फिर कृषि का जो है वो भविष्य क्या है भारत में। इसके अलावा देखिए प्राकृतिक आपदाओं की बात करें, इनमें देखिए तीसरा जो सेक्टर है, इन तीनों में से भी आपको एक ऐसे चुनना है। प्राकृतिक आपदाओं में जैसे भूकंप, बाढ़, अगर मान लीजिए कश्मीर में बाढ़ आई हुई है तो उस पर पूछ लेगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में कुछ भी, जैसे मान लीजिए मोदी जी विदेश गए, अमेरिका गए, तो वहां की पूछ लेगा, मोदी की अमेरिका यात्रा, ऐसे करके। और राष्ट्रीय विकास योजनाएं कि मतलब कोई भी योजना है, जनधन योजना या फिर
आयुष्मान या नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये सब जो है इस पे बेस्ड पूछ लेगा। ये सारे ऐसे जो भी मैंने एग्जांपल दिए हैं सारे पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा में ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब ये हमने मोटा मोटा समझा कि ये सेक्टर क्या क्या है और इन तीनों में से एक एक लिखना है। अब हम लोग आते हैं इन जनरल इंफॉर्मेशन से अलग हटके कुछ एक महत्वपूर्ण बात करने। देखिए, मैंने जो आपको बताया था कि आपको 80 में से आपको 120 में से 80 का टारगेट रखना है। अब 80 का टारगेट जो है वो इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखिए कि 80 का मतलब कि आपको हर ऐसे में तकरीबन जो है आप ये मान के चलिए 27 नंबर या तो आप ले आए, तीनों में लगभग एक ऐसा रख सकते हैं। लेकिन ये इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कि आप इन तीनों सेक्शंस में सभी में बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकें। सभी का कुछ एक प्लस होता है, कुछ एक माइनस होता है। ठीक है, तो उसमें आपको एक में अगर आप मान लीजिए 30 नंबर के करीब ले आते हैं और एक में आपके 24 आते हैं, दूसरे में आपके 26-27 आते हैं, तो इस तरीके से भी आपका काम चल जाएगा। तो आपको ये तय करना है कि आपका कहाँ पे कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें आप 30 नंबर लाने की कुव्वत रखते हैं और किसमें आप 24 भी आएंगे तो काम अपना चला सकते हैं। इस तरीके पहले तो ये पहचानना है। देखिए, आमतौर पे क्या होता है कि जो पहला वाला सेक्टर होता है ये लोगों को, ज्यादातर लोगों को इजी लगता है क्योंकि इसमें जो सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र है वो थोड़ा सा हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा होता है। जनरली उस पर डिस्कशन होते रहते हैं। मान लीजिए कुपोषण है तो कुपोषण पे डिस्कशन होता रहता है, या फिर न्यायिक सक्रियता हो गया, या फिर लोकतंत्र में सुधार कैसे करें, एक राष्ट्र एक चुनाव ये जो है बेहतर है कि नहीं है। तो ये सब हम लोग तमाम आर्टिकल्स वगैरह उससे गो थ्रू होते रहते हैं, तो इसलिए हमारे ये दैनिक चर्चाओं का हिस्सा होता है। इसलिए आमतौर पे लोगों को ये सरल लगता है। उसके बाद बात करें तो ये वाला जो है यहाँ पर थर्ड वाला, इसमें देखिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और राष्ट्रीय विकास योजनाएं, ये दोनों बहुत कठिन माने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर योजनाएं जो है कौन सी योजना पूछ देगा वो नहीं समझ में आता है। कई बार जो है उसने मतलब बहुत अच्छी भी नहीं, सामान्य सी योजनाएं भी पूछ दी हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम वो भी जो है वो पूछ देते हैं। और जैसे मान लीजिए कि अमेरिका की यात्रा मोदी जी की पूछ ली, अब वो कोई ऐसा नहीं है कि उसके बारे में आप क्या ऐसे क्या लिखेंगे उस पर, और ऐसे लिखेंगे भी तो आप उसको क्या साहित्यिक रूप दे सकते हैं। अब उनकी यात्रा में आप क्या, आप या तो तथ्यों को परोस दे केवल कि ये डील हुई, ये साइन हुआ, तो वो ऐसे नहीं होता है। वो आपका एक लेख हो गया, वो एक आर्टिकल आपने लिख दिया। लेकिन अगर उसको ऐसे बनाना है तो उसमें थोड़ा सा लिटरेचर वाला पोर्शन आपको डालना होगा। ठीक है, तभी वो ऐसे कहलाता है। ये ऐसे और लेख में, इन दोनों में अंतर होता है। आमतौर पे कई सारी बुक्स ऐसी देखी गई हैं मार्केट में, जैसे कि आपकी चलिए छोड़िए, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन फिर भी जो एक फेमस प्रकाशन हैं कुछ एक, उनमें अगर हम लोग देखते हैं ऐसे, तो उसका ऐसे जो है वो कुछ लेख की ही भांति बना देते हैं। बहुत ज्यादा उसमें साहित्यिक न रख के उसको बस एक सामान्य जो है जानकारियां भर देते हैं, उसको ऐसे नहीं कहते हैं। वहां पर आपको अच्छे अंक नहीं मिल पाएंगे। तो आपको समझना है कि ऐसे वास्तव में होता क्या है, निबंध क्या है। निबंध जो है साहित्य की एक विधा है, क्या उसमें करना है, कैसे करना है, ये चीजें समझनी जरूरी है। बेहतर निबंध कैसे लिखें ये समझना जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो है आपको बारीकी से समझना पहले तो जरूरी है इसके लिए। उसके बाद देखिए कि इसमें ये वाला पोर्शन जो है ये बेसिकली, अगर हम अपनी पुरानी बातों पे लौट के आए तो देखिए ये वाला पोर्शन टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें जो समसामयिकी से रिलेटेड पूछ लेता है, यानी करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछ लेता है, और साथ में योजनाएं जो पूछ लेता है, ये दोनों चीज आपके लिए बहुत टफ हो जाती है। ये तो मान लीजिए यहाँ पे एक प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसको लोग टारगेट कर लेते हैं तो काम चल जाता है। लेकिन कई बार इसमें भी कठिन पूछ लेता है। जैसे एक बार पूछ लिया था कि आपदा नीति, कि भारत की आपदा नीति जो है वो क्या होनी चाहिए, तो अब उसमें क्या है वो नहीं पूछा, क्या होनी चाहिए ये पूछा। तो ये सब प्रश्न जो है वो टफ हो जाते हैं। उसी प्रकार से सेकंड वाला जो है ये आप इसको मीडियम समझ सकते हैं, कि ये जो है ना ज्यादा बहुत टफ है और ना ज्यादा इजी है, ये मीडियम है। इसमें काफी हद तक गैस भी किया जा सकता है। जैसे कृषि में ज्यादातर जो आता ही है कृषि से रिलेटेड, या फिर मुक्त व्यापार नीति आ गई, या फिर ये सब जो है विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी, तो ये थोड़ा सा मीडियम रेंज का हो जाता है। अब देखिए इसमें
आपको ये समझना है कि अगर आपको ऐसे में अच्छे नंबर लाने हैं तो इन 3 खंडों में से कोई एक खंड को आपको मजबूत करना बहुत जरूरी है। इन 3 में से सबसे पहली बात कि 3 में से एक खंड आप मजबूत कीजिए कम से कम। ठीक है, एक खंड आप इसलिए मजबूत कीजिए क्योंकि उसमें आपको 30 नंबर लाने हैं। मतलब आप जिसमें सबसे अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं वो वाले की आप तैयारी सबसे अच्छे से कीजिए। दूसरी बात कि जो सबसे पहला निबंध होता है, पहला खंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए एग्जामिनर जो है आप उससे ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो मतलब जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है आप उससे ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो आपके पूरे के पूरे निबंध को पूरा शुरू से अंत तक पढ़ता ही होगा। ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कई सारे ऐसे लोगों ने बताया है कि ऐसा नहीं होता है, बड़े बड़े टीचर्स ने भी ऐसा बताया। तो उसमें और ऐसा यूपीएससी में नहीं होता है, तो आप यहाँ की तो बात छोड़ ही दीजिए। खैर वो एक अलग मुद्दा है, पर हम लोग ये समझें कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप सारा निबंध पूरा A to Z पढ़ा जाए। तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि पहला जो भी निबंध होता है उसको वो लोग पूरा पढ़ लेते हैं, उससे एक आइडिया लगा लेते हैं कि इनका क्या जो है स्तर है। ठीक है, और उसी आधार पे वो बाकी में मार्क्स दे देते हैं। ऐसा ही आपकी मेंस की कॉपीज में भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कि आपका जो 3 में से पहला जो खंड है उसको बहुत मजबूत करना जरूरी है। यानी कि आपका जो सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और साथ में साहित्य और संस्कृति है, इन तीनों को मजबूत करना जरूरी है। आमतौर पर लोग इसमें तैयारी करते भी हैं क्योंकि ये 2 पोर्शन थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोग, बहुत ज्यादा संख्या में लोग ऐसा करते हैं कि वो साहित्य और संस्कृति वाले को इग्नोर कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसकी बिल्कुल नहीं तैयारी करते हैं कि हम तो भाई इन्हीं दोनों से काम चला लेंगे, और प्रायः उनका काम चल भी जाता है, ये बात सत्य है। लेकिन 2-3 बार आयोग ने ऐसा फंसाया है। एक बार जैसे आई थिंक पीसीएस की 2017 की परीक्षा जब हम लोग देने गए थे उसमें ऐसा हुआ था कि साहित्य और संस्कृति वाला जो निबंध था वही उसने घुमा फिरा के सामाजिक में, कि मतलब साहित्य का समाज में क्या योगदान है, ऐसे करके उन दोनों को मिला दिया। उसके बाद यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र में भी बना दिया कि साहित्य का राजनीति में कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं। इस तरीके से साहित्य वाले को ही तीनों में लिंक कर दिया। और अगर आप साहित्य को इग्नोर करके जा रहे हैं तो आप इन दोनों को, आप राजनीति में साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है, तो साहित्य वाला ही निबंध बेहतर बता पाएगा ना। तो इसलिए आप किसी भी इन तीनों में से किसी को भी ना छोड़ के जाइए। एक बार जैसे यहाँ पे पूछ लिया था सामाजिक क्षेत्र में कि नारी विमर्श, अब नारी विमर्श दशा और दिशा ऐसे करके निबंध आ गया। तो अब नारी विमर्श वाला निबंध जो है, अब देखिए वो बेसिकली वो साहित्य का ही निबंध है। साहित्य में जो नारी वाली एक नारीवादी जो दृष्टिकोण है उस पर बेस्ड उसने पूछ लिया था। या फिर जैसे दलित विमर्श पूछ लिया जाता है, दलित विमर्श भी बेसिकली आपका साहित्य और संस्कृति का ही है, जो कि आपका इसमें पूछ लिया जाता है। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि इंटरचेंजेबली भी यूज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पर्यावरण वाला जो है उससे रिलेटेड पूछ लिया कि जिस हिसाब से पर्यावरण का दोहन किया जा रहा है उससे कृषि पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये तीनों अपने ही अपने सेक्टर का पूछेंगे, ये तीनों इंटरचेंजेबली भी पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को बहुत सतर्क होकर चलना है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो इन तीनों में से ही अलग अलग पूछेंगे, वो हो सकता है एक ही में से 2 भी पूछ लें। कई बार बाइफरकेट करना, अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये वास्तव में था क्या, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम था या योजनाएं था या आपदाएं था, कुछ समझ ही में नहीं आता है वो। तो कई बार इतना वो लोग घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। इसलिए आपको देखिए, एक बात तो आप क्लियर कर लीजिए कि पहला खंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले खंड के तीनों आपको मजबूत करने हैं, और साहित्य और संस्कृति मजबूत करना है, सामाजिक राजनीतिक तीनों मजबूत करना है। एक यहाँ पे मनोविज्ञान का थोड़ा सा एप्लीकेशन वहां पर भी दिखता है, जब ज्यादातर लोग देखिए सामाजिक और राजनीतिक पे लिखते हैं, वो चाहे कठिन विषय आए या सरल आए, ज्यादातर लोग इसी पे लिखते हैं, क्योंकि साहित्य और संस्कृति ज्यादातर लोग छोड़ के जाते हैं। तो जब अधिकतर संख्या, मान लीजिए अगर 5000 कॉपी पहुंची, 5000 में अगर 4000 बच्चों ने इन दोनों पे ही लिखा है और 1000 या 500 बच्चों ने केवल साहित्य और संस्कृति पे लिखा है, तो जाहिर सी बात है जब वो 5 कॉपियां चेक करेगा एग्जामिनर एक ही निबंध पे, और 6ठी कॉपी जब अलग निबंध पे आएगी, अलग टॉपिक पे आएगी, तो वहां पे उसको वो थोड़ा सा उसको एक मनोवैज्ञानिक जो है लाभ वहां पे मिल जाता है कि उसको ये लगता है कि ये एक टफ सब्जेक्ट है,
और टफ सब्जेक्ट के लिए इसने चुना है, तो वो थोड़ा सा उसको फायदा हो जाता है। हालांकि ये चयन का आधार आपके नहीं होना चाहिए, आपको उसी निबंध का चयन करना चाहिए जिसमें आपके सबसे बेहतरीन पॉइंट्स हैं, उसका आपको चयन करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सारी बात हो गई कि मतलब कौन सा खंड जो है इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। उसके बाद देखिए कि जो निबंध है, निबंध जो है एक दरअसल एक साहित्य की विधा है। ठीक है, और साहित्य से ही ये इसका इवॉल्वमेंट हुआ, मतलब ये इवॉल्व जो हुआ वो साहित्य से ही हुआ। चाहे हम पश्चिमी साहित्य की बात करें या फिर अपने हिंदी साहित्य की बात करें, दोनों में ये एक विधा के रूप में आया। उसके बाद देखिए निबंध कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, तो वो हम लोग को समझना इसलिए जरूरी है। भाई साहित्य का ये एक विधा है, आपको यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो हिंदी निबंध पूछा जा रहा है। आप यहाँ पे ये सोचें, जैसे मान लीजिए कि आपके मन में आता है कि कई लोग कहते होंगे आपको कि निबंध में जो है एकदम सिंपल लैंग्वेज लिखनी चाहिए, और वहीं उसके उल्टे कई लोग बोलते होंगे कि निबंध में जितना एकदम कठिन से कठिन क्लिष्ट वर्डों का यूज कर दो, क्लिष्ट शब्दों का, तो वो ही सबसे अच्छा होता है। आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर कहाँ पर हमें कठिन शब्दों का प्रयोग करना है, कहाँ पर सरल शब्दों का प्रयोग करना है। वास्तव में आपको दोनों तरीकों का प्रयोग करना है। आप अगर साहित्य और संस्कृति का लिख रहे हैं तो वहां पे आपका सरल शब्दों से बहुत काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप अगर साहित्य का लिख रहे हैं तो साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करें। आप अगर वही जो है सिंपल कोई निबंध लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भूकंप और इस पे लिख रहे हैं, तो वहां पर, या फिर आप जो है पर्यावरण प्रौद्योगिकी पे लिख रहे हैं तो यहाँ पर थोड़े साइंटिफिक टर्म्स का यूज कीजिए। तो ऐसे हर एक निबंध की डिमांड अलग अलग रहती है। इसी प्रकार से हमें जो है कितने कोटेशंस यूज करने चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि अच्छा कोटेशंस या कविताएं जो है बहुत यूज करने से बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, तो एक एक पेज पे 3-3 कविताएं डाल देते हैं, या फिर वो जो है मतलब कहीं से लिंक भी नहीं हो रही है वो भी कविताएं डाल देते हैं। या फिर कई लोग जो है अपना एक आंसू कवि टाइप में समझते हैं खुद को कि हम तो तुरंत बना लेते हैं, तो वो एकदम भद्दी सी कोई तुकबंदी करके और डाल देते हैं उसमें कि लो भैया अब तुम पढ़ो जाके। आपको वो भी नहीं करना है। आपको किसी मतलब जो है कैसा कोटेशन चूज करना है, उसके साथ में कितना लिखना है और पेज में कहां पर लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप सबसे ऊपर लिख दें या सबसे नीचे लिख दें। तो इन सब चीजों को भी समझने की अच्छी खासी जरूरत होती है। इसी प्रकार से आप फ्लो चार्ट जो है अगर डालते हैं निबंध में, तो फ्लो चार्ट पहली बात तो डाल सकते हैं या नहीं, अगर डाल सकते हैं तो किस निबंध में डाल सकते हैं। आप साहित्य संस्कृति में फ्लो चार्ट डालेंगे तो वो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इन सभी बारीकियों को समझने के लिए मैं अपने इस चैनल पर एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें कि आपको निबंध की सारी बारीकियों के बारे में बताया जाएगा कि हम लोग अच्छे से अच्छा निबंध कैसे लिख सकते हैं, और उसमें भी स्टेप बाय स्टेप चला जाएगा कि कैसे जो है पहली बात की निबंध होता क्या है, कैसे हम लोग को लिखना चाहिए, अच्छे निबंध में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, भूमिका कैसे लिखें, भूमिका लिखने के तरीके। उसके साथ में मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा कि इस पे आप लिख के, और जो है इसके साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप वहां पर अपने निबंध पोस्ट कर सकते हैं। आप जो भी निबंध पोस्ट करेंगे वहां पे ऑलरेडी कई सारे लोग हैं जो आरओ की तैयारी कर रहे हैं, वो इसको जो है आपके निबंध को चेक करेंगे, वो भी अपना निबंध पर डे मतलब पोस्ट करेंगे पर वीक। और आपको जो भी निबंध होगा वो हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार को आपको निबंध का टॉपिक दे दिया जाएगा। उसके बाद आप हफ्ते भर तक उसका कंटेंट ढूंढिए कहीं से भी, और वहां पर आपको संडे को वो निबंध लिख कर और उस टेलीग्राम ग्रुप में सबमिट करना रहता है। उसके बाद ये जो है टेलीग्राम ग्रुप पे ही वहां पर लोग भी आपका निबंध पढ़ेंगे, चेक करेंगे, आप भी लोगों का निबंध पढ़ समझ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके साथ में हम भी वहां पर पर्सनली जो है सारे निबंध का इवैल्यूएशन, एक प्रॉपर इवैल्यूएशन करेंगे। उसके बाद आप लोगों को उसमें मार्क्स वगैरह दिए जाएंगे। तो इससे आपकी निबंध की जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ में आपको पर डे बेसिस पर जो कोटेशंस दिए जाएंगे या कविताएं दी जाएंगी उसको भी आप पढ़ के आपका एक अच्छा जो है कविताओं का भंडार बन सकता है पेपर होने के पहले तक। ये प्रक्रिया अभी 17 तारीख से शुरू होकर और केवल नोटिफिकेशन आने तक चलेगी। नोटिफिकेशन आने के प्री एग्जाम होने तक ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी निबंध वाली। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये तो हो गया कि निबंध में जो है हम लोग किस तरीके के मतलब वीडियोज ये लाएंगे, और साथ में जो टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं वो सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। आशा है आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा समझ में आया होगा कि निबंध में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। निबंध एक ऐसा विषय है जिसमें कि आप लोग बस लिख के चले आते हैं
और मतलब ज्यादातर लोग ऐसा लिख के चले आते हैं और उन्हें ये अंदाजा भी नहीं होता है कि उन्होंने अच्छा लिखा है खराब लिखा है, क्योंकि सभी अपना निबंध अच्छा ही मानते हैं। सभी को लगता है कि नहीं मैंने तो अच्छा ही लिखा है, और सभी उस दिन बहुत, जब आप मेंस दे के निकलेंगे तो उस दिन सभी के चेहरे पे खुशी देखेंगे कि भैया मैंने तो एकदम 3 घंटे बिल्कुल कॉपी पेन उठाया ही नहीं है और एकदम ताबड़तोड़ तरीके से लिख दिया है। लेकिन नंबर जब आप देखेंगे तो मार्कशीट जब आती है, नंबर में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। ये डिफरेंस क्यों रहता है? तो उसका कारण यही है कि कई लोग जो है वो सीधा एकदम बिना कॉपी पेन उठाए सीधा जो है जाते हैं निबंध के पेपर में, और सीधा वहीं पे हॉल में ही बैठ के एकदम सीधा कयामत वाले ही दिन हम जो है निबंध लिखेंगे ऐसा सोच के जाते हैं, और बस वहां पर अपना जो है उगल आते हैं। उसके बाद एग्जामिनर की मर्जी, वो चेक करे क्या ना करे, हम तो अपना लिख दिए हैं, बाकी अपना तुम समझो। तो वो अप्रोच आपको नहीं रखनी है। आपको जब निबंध करना है, निबंध अच्छा लिखना है, तो वहां पर जरूरी है कि आप बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करें। निबंध एक ऐसा विषय है जिसमें आप औरों से बढ़त बना सकते हैं अगर आपने अच्छा निबंध लिखा है, क्योंकि बहुत कम ही लोग होते हैं जिनके निबंध में अच्छे नंबर आते हैं। लेकिन जिसका भी सिलेक्शन होता है वो ये मान के चलिए 80 के आगे 82 85 भी हो जाते हैं, और 78 ऐसे करके सिलेक्शन होता है। मगर 78 या 75 से नीचे वाले बहुत कम होते हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन होता है। और वास्तव में एवरेज नंबर जो है वो 70 के करीब ही आते हैं, 65 से 70 के बीच में वो एवरेज नंबर होते हैं, 72 तक। तो अगर आप उतने नंबर ले आ रहे हैं तो उससे आपका काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे आपको नंबर ज्यादा लाने होंगे, क्योंकि जीएस में एक एक नंबर घसीटना बहुत मुश्किल होता है, हिंदी में एक एक नंबर बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, इसी प्रकार से हिंदी ड्राफ्टिंग में भी। तो निबंध एक ऐसा सेक्टर है जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, और जिसकी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छे से आप इसमें नंबर इकट्ठे जो है हो सकता है 8-10 नंबर 12 नंबर खींच लें। तो इसलिए निबंध को बहुत सीरियसली लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप और वीडियोस के बारे में मैंने आपको सूचना दे ही दी, और बाकी वीडियोस से भी मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।